करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, तो ठीक है ना। ओके, आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? आज हमें बेसिकली ग्रुपिंग पढ़नी है कि हम ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग डिफरेंट चीजों के ग्रुप्स बनाएंगे। ओके, डिफरेंट चीजों के ग्रुप्स बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सिमिलर चीजों के ग्रुप्स उसके बाद बनाएंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। टॉपिक का मेन नाम जो है ना वो ग्रुपिंग नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा, टॉपिक का जो मेन नाम है वो है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके टॉपिक का मेन नाम है, राइट। 1-2 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं, अगर किसी और को आना होगा तो आ जाएगा। एक सेकेंड में अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n भी नहीं, m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप इनको दो ग्रुप में बांटना चाहते हो, ठीक है। तो पहला हमारा जो पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ m प्लस n ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स ऑफ साइजेस m एंड n। यहाँ पे m और n जो है वो बराबर नहीं है, ऑलराइट, वो इक्वल नहीं है। तो इसके कितने वेज आएंगे? इसके कितने वेज आएंगे वो देखेंगे हम। अब मैं जो हमारी लाइव स्ट्रीम वाली क्लास है उसको मैं बंद कर रहा हूँ, और इस तरह से बंद होता है। 1 सेकेंड, ठीक है। इसके दो ग्रुप्स बनाइए, आपका काम ये है कि इसके दो ग्रुप बनाना है। इसके दो ग्रुप बनाइए आप लोग। दो ग्रुप हम कितने तरीके से बना सकते हैं? दो ग्रुप्स बनाने, दो ग्रुप्स कितने तरीके से बनेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, दो ग्रुप्स का क्या मतलब है, उसके बाद ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड लीजिए, बस मेरे को, मेरा सारा काम सेटअप हो गया है, अब मैं बस काम शुरू करता हूँ। हाँ जी, चलिए, ये होगी एक बात। अगर आप बाई चांस कुछ मेरे को भेजते हो तो ये आपका चैट विंडो आ गया है। अगर कोई रेज हैंड करता है तो ये साइड में रेज हैंड। ओके, अगर आपको कोई बीच में डाउट होता है, अगर हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है ना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको इसको दो ग्रुप्स में बनाना है। ग्रुप्स का साइज सेम नहीं है, मतलब आपके पास कितने हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स? m प्लस n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको एक ग्रुप में m रखने हैं, एक ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, ऑलराइट। एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, एक ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, राइट। तो ये कितने तरीके से होगा? इसके जो टोटल वेज आएंगे वो आएंगे m प्लस n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। ये मैंने बोल दिया कि ऐसा होगा। अब ये देखते हैं कि क्यों होगा ऐसा, राइट, ठीक है ना। नहीं बेटा, आप जो बोल रहे हो तृप्ति वो अलग चीज है। ग्रुप का साइज फिक्स है, मतलब आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 अप टू ऑब्जेक्ट m प्लस n, राइट। आपको इनको दो ग्रुप्स में बांटने हैं, मतलब आप इनको मान लो कि दो क्लासेस हैं। ये है आपका सेक्शन 1,
ये है सेक्शन 2, इसमें m बच्चे आने चाहिए और इसमें n बच्चे आने चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी यार इतना टेंशन क्यों लेनी, हम m प्लस n में से कोई से m बच्चे उठा लेते हैं। क्या कर लिया हमने, कोई से भी m बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए, और आप कहोगे जी जो बच गए वो चुपचाप यहाँ चले जाओ। सही बात है ना, जो बच गए वो यहाँ चले जाओ। तो ये क्या आएगा, ये आएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। समझ में आई बात? ये इसमें कोई प्रॉब्लम? सही बात है ना जी, इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मान लो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनको दिक्कत आ रही है। मैं ऑलराइट, मान लीजिए आपके पास बच्चे ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है अगला एग्जांपल है छोटा सा, m प्लस n प्लस p स्टूडेंट्स हैं और आपको इनको 3 ग्रुप्स में बांटना है, 3 ग्रुप्स में बांटना है। एक में m बच्चे हैं, एक में n बच्चे हैं और एक में p बच्चे हैं। m n के बराबर नहीं है और n p के बराबर नहीं है। ठीक है ना जी, राइट? आज जूम पे क्लास नहीं थी जी, आज कनेक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने जूम पे रखनी पड़ी, ये मतलब प्रॉब्लम थी, और कोई बात नहीं है। आईडी है मेरी, कितनी आईडी है, एक बस एक बार जो 2-4 बच्चों को प्रॉब्लम है उनको बता दूं। चलो अपना काम हो गया। अच्छा अब बताइए, वाई वी डिवाइड बाई एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। डिवाइड नहीं किया बेटा हमने तो सिर्फ इसको ओपन किया है, हमने इसको ओपन किया है। ये तो फॉर्मूला याद रखने के लिए सीधा सीधा हमने तो इसको ओपन किया है। m प्लस एन सी एम को अगर आप ओपन करोगे तो क्या नीचे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल नहीं आएगा, एनसीआर वाला फॉर्मूला। डू यू अंडरस्टैंड सक्षम? राइट। अब बेटा मान लो आपके पास 3 तरह के 3 अलग अलग साइज के ग्रुप बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार इनमें से मैं m चीजों को सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना। m चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली तो कितनी बच गई, n प्लस पी बच गई। फिर मैंने n प्लस पी में से भी n सेलेक्ट कर लिए, कितने बच गए लेफ्ट ओवर में p, वो एक तरीके से आ जाएंगे। सही बात है ना। सबसे पहले मैंने पहली क्लास में सारे बच्चों को बिठा दिया, m बच्चे सेलेक्ट करके बिठा दिए, फिर जो बचे खुचे बच्चे थे n प्लस पी, उनमें से n बच्चे सेलेक्ट कर लिए, और जो बाद में p बचे वो एक तरीके से तीसरे सेक्शन में जाके बिना टेंशन के बैठ जाएंगे। राइट। तो भैया अपने पास क्या आएगा टोटल, आप सोचो इसको, जब आप खोलोगे तो यार यहाँ तो ये आएगा, नीचे आएगा m फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा n प्लस पी फैक्टोरियल, यहाँ ऊपर आएगा n प्लस पी फैक्टोरियल, नीचे आएगा n फैक्टोरियल, यहाँ आएगा p फैक्टोरियल और इंटू 1। अगर आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला आ जाएगा जिसको याद रखना बहुत आसान है। सही बात है, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। समझिए ना, इजी। अब देखो अब आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। हाँ हाँ, मजेदार चीज बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर, आपका एक ग्रुप है 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसको मुझे बाइक, एक कार और एक वैन में बिठाना है। बाइक पे 2 बंदे आ सकते हैं, कार में 3 बंदे आ सकते हैं और वैन में 5 बंदे आ सकते हैं। राइट। मैं कितने तरीके से आई कैन डिवाइड दीज 10 स्टूडेंट्स इन दीज ग्रुप्स, कितने तरीके से डिवाइड करूंगा ये बताइए। अभी आएगा समझ में बेटा, दिव्य ज्योत अभी समझ में आएगा, 2 मिनट आप
वेट करो। हाँ हाँ, मैं YouTube पे पोस्ट करूंगा, आप चिंता मत करिए। YouTube पे पोस्ट करूंगा, आप चिंता मत करिए। अगर मान लो मैं आपको ये ना भी पढ़ाता ना, तो भी आप कर पाते ना यार। तो भी आप कहते सर पहले मैंने बाइक वाले निकाल लिए, फिर 8 में से कार वाले निकाल लिए, और बाकी बचे कुछ वैन में जाके बैठ गए। ये बाइक वाले आ गए, ये कार वाले आ गए, और ये वैन वाले आ गए। कोई वैन को प्रेफरेंस देता है तो वो कह सकता है मैंने पहले वैन वाले निकाले, फिर मुझे कार में बिठाने बंदों को, 5 बच गए, उनमें से कार में बिठा दिए, बाकी बचे कुछ किस में बैठ गए, बाइक पे बैठ गए। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है। हाँ हाँ, ये दोनों बातें सेम है। उसको आप सीधा भी कर सकते हो कि यार आपको 10 लोगों के, ये ग्रुप का साइज होता है बेटा नीचे। डिवाइड किससे करना होता है? डिवाइड किससे करना होता है? डिवाइड करना होता है साइज ग्रुप ऑफ, डिवाइड बाय साइज ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप का साइज है उससे डिवाइड होगा। इसका जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर निकालने का बेस्ट तरीका 10 9 8 7 6, यहाँ पे 6 इंटू 2, 6 से 6 गया, यहाँ से 2 गया, तो ये आ गया 90 इंटू 28, 8 9 72, 9 दूनी 18 और 7 25। ये आ रहा है? मेरा अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है? 2520 आ रहा है। नेहल बंसल आपका 2480 क्यों आ रहा है? 25। ठीक है जी, सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा समझ आया, ये थोड़ा समझ में आया। अब so why the denominator if they is there in formula? यार ये तो एनसीआर से आया ना यार, ये तो फॉर्मूला हमने बाद में याद कर लिया। एक्चुअली में ये फॉर्मूला बना किससे? ये इनके मल्टीप्लीकेशन से बना यार, तो ये याद रखने में फॉर्मूला आसान है ना। हाँ हाँ, सब जगह अप्लाई कर सकते हो, बड़ी छोटी हर जगह वैल्यू, कोई चक्कर ही नहीं है, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब कोई ऐसे पूछ रहा था कि m बराबर n क्यों नहीं। मैं आपको पहले ये बताने जा रहा हूं कि अगर m और n इक्वल होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, राइट। बट उससे पहले इसको एक बार जनरलाइज कर लें फटाफट, उससे पहले इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करना है, आपके पास टोटल x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। इनको आपको n ग्रुप्स में बांटना है, और इनके जो साइजेस हैं वो ये हैं x1 x2 x3 up to xn, or also note that xi is not equal to xj for all ij, मतलब कोई भी दो ग्रुप्स का साइज सेम नहीं है, राइट राइट। so no two, all right, no problem, no problem. So we have total, there is a request by someone that please teach in English, so I'll try. ठीक है, though my English is not that good, but I'll try, don't worry. All right, so we have total how many objects? x1 to xn objects, and the sizes of groups are x1 and x2 x3 up to xn, right. So you have to tell me in how many ways can we do that. Total number of ways. So the total number of ways will be the sum of all these objects, right, upon, we will divide by the factorial of group sizes, factorial of group sizes. Harshal, yes, you are right, but you have to put in the bracket sign here, right. You have to put in the bracket sign. Is it clear? I'll give you some more questions on this. There will be a couple of more questions, so you will understand it better. Why are we doing like this, and how can we apply this in different problems? All right, so that is fine. This is total number of ways of dividing
of dividing, right? Suppose you have to distribute them also. अगर मान लो आपको इनको distribute भी करना हो, distribute these groups in n classes. So what will be the answer? Let's say you have to distribute these groups in n different classes. All these classrooms are different. Then what will be the answer? Yes. If you have to distribute, Ayush, you are right. If you have to distribute them, so what we have to do is, these are the number of groups. These are the number of groups, and we will multiply it with n factorial. We will multiply with only with n factorial. I'll show you why. I'll tell you why. I'll take a simple example. Let's say we have 15 objects and you have divided them in the sizes of 6, 5 and 4, right? 15 objects you have divided in the sizes of 6, 5 and 4. All right. So what will be the total number of groups? Total number of different groups? It will be 15 factorial upon me these 3 factorials, right? Let's say this number, okay, ये आपके पास total different number of groups आ गए. Now you have to put these objects into these boxes. Let's say this is box number 1, this is box number 2, this is box number 3, right? Now see here, this first group जिसका size 6 है, how many options this group has? How many options this group has? So the 6 size group can go to box number 1, box number 2, box number 3. It has 3 choices, isn't it? It has 3 choices. What about the second one? Let's say we have put this 6 size box here. So 5 size जो group होगा, it will have 2 choices left. It will go either on box 1 or box 3. And 4 sized group will have only 1 choice. So if you have to divide them, if you have to distribute them in 3 different boxes, so for that what you have to do? We have to multiply with 3 factorial. Do you understand? I'll repeat, no problem. I'll repeat it, no problem. So basically, the question is, we have 15 objects. First question was, you divide them into 3 groups. Only groups में बनाना है. Group sizes are 6, 5 and 4. So total number of different groups will be this. Is it clear? Now, suppose next question is asked that you have to put these groups in 3 boxes, right? Okay. If you have to put these groups in 3 boxes में put करना है, then what we have to do? The first group has 3 options. पहले वाले के पास 3 option है. Second group has 2 options, 2 choices. और तीसरे ग्रुप के पास एक ही चॉइस बचेगी. तो आपको अगर if you have to arrange them, then 3 factorial will come. All right. अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूं. So why didn't we do the same in this case? इस वाले केस में हमने 3 factorial से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, बताइए. When we have to put them in car, bike और van, तब हमने 3 factorial से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तब तो हमने यहीं पे आंसर छोड़ दिया था. कोई बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है.
Yes. So why we didn't do a 3 factorial multiplier, we didn't put in this question was, उसका रीजन बड़ा सिंपल था कि यार इसमें बाइक वाले बाइक पे ही जाएंगे. These two guys are not going to go in van. They might go, but then van वाले 5 लोग कहां जाएंगे? So बाइक वालों के पास there was only one choice. Yes, choice is fixed. Sohani, you are right. कार वाले can go in only car. Suppose यहाँ पे सेम टाइप मतलब व्हीकल होते 3 वैन्स होती तो 3 फैक्टोरियल आता. Do you understand? Rather than 3 bike, car and vans, if I had 3 vans and every van can accommodate 5 students, then 3 factorial is going to come. Do you understand? Because then each group can go in any van. Is it clear? Okay, good. Right. Now, next topic is division of आज assignment. आज मैंने बड़ा assignment दिया आपको, 38 क्वेश्चंस है उसमें. अब असाइनमेंट्स की लेंथ बढ़ती जाएगी क्योंकि चैप्टर हमारा as we are going to finish the chapter, the length of assignment will increase, right? तो आपको वो देखना है कि क्वेश्चन इसके करने अच्छे से. Now division of objects into 2 groups. Of size n. Right? इस बार यार size same है. Okay, so you have total 2 and different objects. You are dividing them into n each. All right, one important thing which you have to note here is these objects are all different. These objects are all different. These are different objects. I am not doing anything for same type of objects yet. अभी हम same objects के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सब objects अलग अलग है अभी. Do you understand? All right. So you have how many objects? 2 and different objects. You have to divide them in the size of n each. All right. यहाँ पे क्या होता है ना? The total number of cases reduce. Total number of cases इसमें half हो जाते हैं. This is the answer. I'll tell you why this answer is going to come. जितने ग्रुप्स के साइजेस सेम होंगे उतने फैक्टोरियल से आंसर्स आपके कम हो जाएंगे. I'll tell you why. Okay. For example, if we have like 3n objects, you have to divide them in 3 groups of size n each. The answer will be n factorial by 3 factorial. All right, by 3 factorial. All right, now I'll tell you ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है वो बताता हूं आपको मैं. All right, first we are going to take a simple example. Let's say we have 4 objects, so I have to divide them in 2 groups of size 2 each. All right, अगर मान लो ये फॉर्मूला नहीं लगाता तो आंसर क्या आता है? अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला आंसर आना चाहिए था मेरा कितना? 24/4 6 आना चाहिए था. But according to the old formula, but according to the new formula, the answer will be 3. All right, now you are going to see the logic. Okay,
अब आपको लॉजिक समझ में आएगा कि लॉजिक है क्या इसका। ऑलराइट, सो आई ट्राई टू डू इट मैन्युअली। First I'll take A, B, C, D, then C will come here, B will go there, AC, BD, AD, AD, BC. Now you try to make a new group, you are not going to get a new group. आप try कर लो। मान लो आपने CD यहां लिख दिया तो AB यहां आएगा। This group is repeated, ये वाला इसके साथ सेम है, राइट? ठीक है ना जी? अब आपके पास सिर्फ 3 ही ग्रुप बनेंगे, only 3 group will form, not 6। ठीक है जी? प्रॉब्लम क्या हुई मैं वो बताता हूं। मान लीजिए आपने, देखिएगा ध्यान से, ए बी सी डी को 2 क्लासेस में भेजना था। यू हैव टू सेंड देम इन 2 क्लासेस, राइट? सो लेट्स से फर्स्ट आई हैव सेलेक्टेड 2 स्टूडेंट्स 4C2 and the remaining 2 students will go here, right? But the problem with 4C2 is, suppose A and B are selected, तो C and D are going to go here। ऐसे करके हम कभी ना कभी C और D को भी तो सेलेक्ट करेंगे। अगर मेरे फर्स्ट केस में ये सेलेक्ट हुए, सेकंड केस में ये सेलेक्ट हुए, तो ये तो रिपीट हो गया ना यार, नहीं हुआ रिपीट? ठीक है, ऑल राइट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल? एंड सपोज द सेम थिंग अगर ऐसे होता है, यहां पे मान लीजिए 3n ऑब्जेक्ट्स होते, सो लेट्स से ए बी सी डी और ई एफ का ग्रुप आ रहा है। सबसे पहले यू हैव सेलेक्टेड लाइक आपके पास 3n ऑब्जेक्ट्स की जगह यू हैव 6 ऑब्जेक्ट्स, you have 6 subjects, right? So you have selected 2 here, तो पहले यहां पे 2 आएंगे, वो 2 यहां पे भी आ सकते हैं, वो यहां पे भी आ सकते हैं थर्ड केस में। इन थर्ड केस दे कैन कम। सो यू आर गोइंग टू गेट 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स which are going to repeat। 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स रिपीट करेंगे जी। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसके केस में आंसर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। जितने केसेस रिपीट करें, जितने ग्रुप का साइज रिपीट करें, वो फैक्टोरियल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आई जनरलाइज इट एंड लेट्स से आई हैव 12n different objects, right? You have to make groups of size 3n 3n 2n 2n and 2n. Tell me the number of groups of size 3n 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 2n 2n 2n. Yes, I'll share the notes, I'll share the video, I'll share everything on the Telegram also and also on that YouTube में भी रहेगा, असाइनमेंट भी करूंगा। बताओ भैया इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर विल बी 12n फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2n फैक्टोरियल क्यूब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट?
This 2 factorial because ये 2 repeat हो रहे हैं. 3 factorial because 2n 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 is coming 3 times, right? And suppose if someone says distribute let's say 15 different objects in 4 students according to this rule. Number 1, youngest student gets 7 objects, or youngest students gets 6 objects, and rest 3 students get equal objects. All right, ये वाला एग्जांपल ट्राई करें. This is only one question. This is the rule, complete rule. चलो भैया करो जल्दी. क्या आएगा आंसर? 15 बच्चों को आपको डिवाइड करना है 4 लोगों में. सबसे छोटे वाले को 6 ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए और बाकी तीनों को इक्वल मिलने चाहिए, राइट? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूं. 15 में से एक को मिलेंगे 6 और बाकी को मिलेंगे 3-3. सही बात है ना? तो इसका पहले अपन ग्रुप बना लेते हैं यार. पहले ग्रुप बना लेते हैं 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, है ना? अगर आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई की, ये आंसर आएगा जी फाइनल. इनटू 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करने पड़ेगा. समझे क्यों? क्योंकि ये जो तीनों बच्चे हैं इनके पास तो कोई सा भी ग्रुप आ सकता है ना, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, राइट? ये जो टोटल वेज है, अगर मान लो मैं जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये तो उतने वेज आ गई जिसकी है जिससे आपने क्या बना दिया, जिससे आपने बना दिया कि 6 एक में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 में 3-3 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब इनको आपको अरेंज करना है. इनको क्या करना है? अरेंज करना है. अरेंज करने में क्या होगा? जो 6 वाला होगा वो तो यंगेस्ट के पास चला जाएगा एक तरीके से, और ये जो 3-3 वाले 3 है ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे बिकॉज आपके पास 3 अलग अलग बंदे हैं. आया समझ में? ठीक है जी, इज इट क्लियर? ऑल राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं. यस, ओके. आप देखो, क्या आपको ये समझ में आया कि 15 खिलौनों को 15 ऑब्जेक्ट्स को आपको 4 ग्रुप्स में बांटना है. इसमें है, अगर उन 6 को चूज करने हैं के भी तो 15C6 तरीके होंगे. और नहीं यार, या तो आप 15C6 से चलो या फिर आप सीधा करो ना ये कि अगर आपको
3n चीजें बांटनी है तो आप सीधा चलो, आपको 3n फिर 2n करने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे ठीक है जी, समझ के मेरी बात। तो मैंने क्या किया, मैं 15 के ये मेरे ग्रुप के साइजेस हैं, तो मैं सीधा इन पे आ गया। ऑल राइट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो मैं आपको ऐसे 15C6 करना है तो आपने पहले 15C6 कर दिया, उस यंगेस्ट को खुश कर दिया, यंगेस्ट खुश हो गया। उसके बाद बचे 9 खिलौने, 9 खिलौनों को आपने 3-3 के ग्रुप बना दिए और इनको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। सेम ही आएगा यार ये। n इज एनी नंबर यार, n इज एनी नंबर, n कैन बी 10, तो वो 30-20 हो जाएंगे, राइट? समझ गए मेरी बात? दिस इज द सेम, ये और वो सेम बात है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, डिस्ट्रीब्यूट 52 प्लेइंग कार्ड्स in 4 students equally. Distribute 52 playing cards. हाँ जयेश आ रही है भाई। अब इतना आंसर का पता नहीं ना यार, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, इसलिए मैंने बताया नहीं कि वो सही है कि गलत है। Distribute 26 different alphabets to 3 kids Amar, Jayesh and DJ such that ऑल राइट, इसको करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। 52 कार्ड्स को बांटने हैं, तो अगर इक्वली बांटने हैं तो 13 कार्ड्स आएंगे, है ना? तो इनके कितने ग्रुप्स बनेंगे? 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट? रौनक आपने गलती कर दी, देखो बेटा, करेक्ट करो अपनी गलती को। हर्षल आपने भी गलती कर दी, अपनी गलती करेक्ट कर दो। हाँ जी, जैसे आप कार्ड्स नहीं होते, मतलब आर्बिट्रेरी, जैसे डेरिया बनाते हैं ना, घर पे खेलते हैं तो, ठीक है? इज इट क्लियर?
ऑल राइट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये हो गया, सबको समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन करें। ट्वेंटी सिक्स है क्या? ओके, 26 ठीक है, वो 26 इज राइट। 26 इज राइट, ठीक है ना? 26 आ जाएगा अब, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 26 से 7। तो 26 को आपको कितनों में डिवाइड करना है भाई? 7, 9 एंड 10। अब ठीक है ना यार? तो कितने तरीके से डिवाइड होंगे बताओ फटाफट। 26 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। क्या इसमें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्योंकि हर स्टूडेंट के फिक्स रहेंगे उसको कौन से वाले कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए। ऑर्डर फिक्स है हमारा। इज इट क्लियर? डन? समझ में आने लग गया? यस, वेरी गुड। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट? चलिए, इन हाउ मेनी वेज बिकॉज यार जिसके 8 से 10 वाला 10 जो होंगे, 10 वाला जो ग्रुप बनेगा वो अमर के पास ही जाएगा, 9 वाला जयेश के पास जाएगा और 7 वाला डीजे के पास जाएगा। तो उनमें ऑर्डर तो फिक्स है ना यार? ठीक है जी, उनका ऑर्डर फिक्स है। आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस बिकॉज आई एम मेकिंग द क्वेश्चंस एंड गोइंग अहेड। तो लेट्स सी जितने भी होंगे जब तक अपना काम खत्म नहीं होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट books be distributed among 3 students? If each student receives at least 2 books, ठीक है? करो करो, ट्राई करो।
देखिए इसमें बनेंगे दो केसेस। एक तो ये केस बनेगा कि या फिर ये केस बनेगा कि या तो दो बच्चों को दो दो किताबें मिलेंगी और एक को चार मिलेंगी, या फिर दो को तीन तीन मिलेंगी, एक को दो मिलेंगी, राइट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या आएगा, देखना ध्यान से। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर चेक कर लें प्लीज, आंसर चेक कर लें। समझ में आया आपको? मैंने बिल्कुल एकदम ओपनली सारा कुछ इसमें लिख दिया है, तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है बिल्कुल काम। ठीक है, थैंक यू जयेश। जयेश कह रहा सही है आपका। अरे सभी को लिख रहा है जयेश है। तेरा मन नहीं लग रहा होगा ना तेरे को वहां पे मॉडरेटर बना के टाइम पास करने को नहीं मिल रहा। नहीं ठीक है, इट्स फाइन, ये समझ में आ गया सबको। अगर अगर ये नंबर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली केस ज्यादा आएंगे यार, केस ज्यादा आएंगे, तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी नेचुरली। और भी तरीके होते हैं जो बाद में आप सीखोगे। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, फिर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर और क्वेश्चन करेंगे। इफ एन डिफरेंट टॉयज have to be distributed among n children, right? Find the number of ways नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। in which these toys can be distributed so that exactly one child आज की असाइनमेंट यूट्यूब पे भी आएगी और टेलीग्राम पे भी आएगी, दोनों जगह आएगी। ऑल राइट, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सोच के करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। राइट, देखिएगा ध्यान से, दिस इज टॉय नंबर 1, दिस इज टॉय नंबर 2, टॉय नंबर 3, टॉय नंबर 4, टॉय नंबर n। राइट, अब जैसे मर्जी कर लो, चाहे तो टॉयज को बांट दो, चाहे आप चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लो, जैसे भी आपको कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास n टॉयज थे, एक बच्चा होगा जिसको भाई कुछ नहीं मिलेगा। राइट, तो बाकियों में से एक को 2 मिलेंगे और बाकी सबको एक एक टॉय मिलेगा। मान गए ना ये बात? तो n-2 बच्चों को एक टॉय मिलेगा, एक बच्चे को 2 टॉयज मिलेंगे और एक खाली आती जाएगा। राइट, तो पहले तो आप ये बता दो कितने तरीके से ग्रुप बनेंगे, कितने तरीके से आप इनके ग्रुप बना सकते हो टॉयज के। तो टॉयज के ग्रुप कितने तरीके से बन सकते हैं? वो बन जाएंगे n फैक्टोरियल, नीचे ग्रुप का साइज आता है जी, वो आएगा 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। राइट, उसके बाद आप क्या करोगे? ये n-2 आएगा, है ना? उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको वो बच्चा भी तो छांटना पड़ेगा यार, नहीं? फिर आप nc1 से वो उस बच्चे को अलग कर दोगे। ये nc1 से क्यों? उसके बाद तो आप जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं? nc1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद आप जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसके बाद आप बिना टेंशन के क्या करोगे? n फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आएगा, इसका आंसर आएगा nc2 इंटू n फैक्टोरियल, nc2 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है ना जी? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा था क्यूबिंग अल्टीमेट, पहले मैं ऐसे कर रहा था, इसकी जगह मैं ऐसे कर रहा था, मैं इसकी जगह ऐसे कर रहा था कि पहले मैंने nc1 को दे दिया, उसको 0 दे दिया और बाकियों को मैं n-1 फैक्टोरियल करता, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही लिख दो। ठीक है ना जी? उसको करने की जरूरत नहीं, आप उसको सीधा ही लिख दो ऐसे। ऑल राइट, यस यस यस। आप कह रहे हो कि बाय nc1 we choose that one child and so remaining are n-1 child, n-1 child will get n-1 फैक्टोरियल से। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं आएगा यार, वो तब आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो कुछ नहीं आएगा ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ आप, यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके पास ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, आपके पास ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप में 2 है, एक में बाकी सब में एक एक टॉय है। राइट, और आपके पास ऐसे बच्चे लाइन से खड़े हैं ऐसे, इस पहले वाले बच्चे का थोड़ा गर्दन ज्यादा लंबा हो गया, इसको हटा देते हैं। लाइक ऐसे बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं। राइट, इस तरीके से। अब ये पहले वाला ग्रुप, ये कितने बच्चे खड़े हैं आपके पास? n-1 बच्चे खड़े हैं। तो जो सेकंड वाला है उसके पास कितनी चॉइसेस है? n-1 चॉइसेस है। फिर हर 1 वाले के पास, क्योंकि सब अलग अलग है, इनकी चॉइसेस घटती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? n-1 फैक्टोरियल। ठीक है आयुष? ऑल राइट,
इज इट क्लियर? चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो, वो डायरेक्ट हो गया कि भैया आपने एक ग्रुप का साइज 0 भी लिया तो 0 भी अरेंज हो जाएगा अपने आप ही, तो वो n फैक्टोरियल आ गया, अदरवाइज आप ऐसे करो। समझ में आया जी सबको? समझ में आया तो यस बोल दो, यहाँ लाइक तो ठोक नहीं सकते हो आप, तो यस ही बोल सकते हो, यस बोल दो। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इफ वी चूज चाइल्ड विच गेट्स 2 टॉयज, then choose the one getting 0 toys out of n minus, then divide. आप बेटा इतना क्यों डिफिकल्ट सोच रहे हो? आप ऐसे डिफिकल्ट मत सोचो तृप्ति, आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को। आप कह रहे हो कि इफ वी चूज द चाइल्ड विच गेट्स 2 टॉयज, then choose the one getting 0 toys out of n minus 1. नहीं तो आप ऐसे मत करो, अगर आपको इतना ही मन है तो आप ऐसे करो। रुकिए, आप ऐसे कर लो कि पहले NC2 से आपने 2 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, जिसमें से एक को 0 देना है एंड दूसरे को 1 देना है। खुश हो गए? तो इंटू आपको 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, इंटू 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, क्योंकि 0 किसको दोगे 1 किसको, और उसके बाद वाले बच्चों को क्या करोगे आप? फिर आप बाद में n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे। ये वाले कौन से हैं? जिनको सबको 1 टॉय ईच मिलेगा। समझ में आ गई आपको बात? ये मैंने 0 और 2 वाले, 0 एंड 2 वाले सेलेक्ट कर लिए। 2 फैक्टोरियल से क्यों किया? क्योंकि मान लो वो जयेश और लेट से अमर है, तो अगर जयेश को 0 मिले, इसको 2 मिलेंगे, इसको 2 मिले, इसको 0 मिलेंगे। समझ गया? आगे बात समझ में? ये भी सब कुछ मिला जुला के n फैक्टोरियल ही बनेगा जी। ऑल राइट, आपका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है? पर सर एक वाला ग्रुप किसी भी बच्चे के पास जाए आउट, बट बेटा 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 वो ग्रुप तो किसी के पास जाए, लेकिन वो ग्रुप में समान अलग अलग है ना। ठीक है ना, समान अलग अलग है, तो किस बच्चे के पास कौन सा टॉय जा रहा है वो फर्क पड़ेगा ना। राइट जी, ये तो होगी एक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात में, देखिएगा ध्यान से। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects in r different boxes if any number of objects are placed in any box, मतलब empty boxes are allowed। ध्यान से समझिएगा, इस केस में क्या हो रहा है? empty boxes are allowed। आज की क्लास में मैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा, अगली क्लास में मैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स पे भी आ जाऊंगा। ऑलराइट, empty n-2 फैक्टोरियल कैसे आएगा? अगर सारे सिंगल वाले n-2 ही तो है ना, n-2 किड्स होंगे ना सिंगल वाले, तो इसलिए n-2 फैक्टोरियल आएगा। पहले आप मेरी बात समझो, ये वाला ध्यान से देखिएगा। आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r डिफरेंट बॉक्सेस हैं, राइट? ऐसे भी हो सकता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही बॉक्स में चले जाएं। ऑल राइट, it's like you have, it's like number of functions। ओके, आपके पास ये सेट A में n एलिमेंट्स हैं
जिनको आपको मैप करना है सेट वाई के आर एलिमेंट से, सेट वाई के आर एलिमेंट से मैप करना है। तो x1 किसके साथ मैप हो सकता है? x1 किसी के साथ भी मैप हो सकता है, एक बार में एक ही से मैप होगा, किसी के साथ भी मैप हो सकता है। तो x1 कैन बी मैप्ड विद, x1 हैज हाउ मेनी चॉइसेस? आर चॉइसेस। ठीक है, देखो जयेश मैं जादू करके दिखाता हूं आपको। ये देखो आपको मैंने ये जादू कर दिया जी। अब देखना आपको बड़ा मजा आएगा। अब आप टाइप करो, आपका जो आप जो टाइप करोगे, देखो आप इतना तगड़ा जादू किया कोई पढ़ ही नहीं पाएगा मेरे अलावा, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए आप, x1 के पास कितनी चॉइस है? आर चॉइस है। x2 के पास कितनी चॉइस होंगी? क्या ऐसा है कि अगर x1 मान लो y1 के पास चला गया तो क्या x2 भी जा सकता है y1 के पास? बिल्कुल जा सकता है जी, सही बात है। तो x2 के पास भी आर चॉइसेस ही आएंगी, राइट। सिमिलरली सबके पास आर चॉइसेस ही आएंगी जी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, ये r डिफरेंट बॉक्सेस से, राइट। ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, ये r डिफरेंट बॉक्सेस से। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए? r इंटू r। टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी r raised to the power n ways. This is also equal to the number of, right, this is also equal to the number of functions from set A to set B. ठीक है ना जी, राइट। पहले एक बार ये समझ लो, उसके बाद मैं वो भी समझा दूंगा बेटा जो आप कह रहे हो, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे कैसे एग्जांपल होंगे। मान लीजिए आप 3 फ्रेंड्स हो A B C, आप घूमने गए चंडीगढ़, ठीक है। ये आप फ्रेंड्स हो, आप घूमने गए चंडीगढ़, राइट। तो चंडीगढ़ में आपके पास इधर यू कैन गो टू एलांटे मॉल, और यू कैन गो टू रोज गार्डन, और यू कैन गो टू सेक्टर 17 मार्केट, राइट। और यू कैन गो टू, लेट्स से एक वहां पे कोई लेक भी है, और यू कैन गो टू लेक, राइट। सो द केस इज एनी ऑफ यू, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सारे के सारे सिर्फ एलांटे ही जाओ, सारे के सारे रोज गार्डन ही जाओ, सारे के सारे सेक्टर 17 मार्केट जाओ, या ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे लेक जाओ। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं आज तक लाइफ में चंडीगढ़ 3 बार ही गया हूँ सिर्फ, और एलांटे मॉल सिर्फ 1 बार गया। एनीवेज, चलो बताओ आप। सो सर, फ्रेंड नंबर ए हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस। फ्रेंड नंबर बी हैज हाउ मेनी ऑप्शन? 4 ऑप्शंस। फ्रेंड नंबर सी हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस। टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन गो टू सी चंडीगढ़ is 64. समझ गए बात आप? इज इट क्लियर टू यू नाउ? आसान है, राइट। जनरली कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन? जनरली ऐसे पूछा जाता है, 5 लेटर्स हैं, उसको 4 लेटर बॉक्सेस में डालना है। 5 लेटर्स को 4 लेटर बॉक्सेस में डालना है। तो लेटर नंबर 1 के पास कितने चॉइसेस हैं? 4 बॉक्सेस। मान लो वो आपने किसी बॉक्स में डाल दिया, दूसरे लेटर के पास भी कितनी चॉइसेस हैं? 4 बॉक्सेस। तीसरे लेटर के पास भी कितनी चॉइसेस हैं? उसको भी किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो।
तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी? ये इसका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कई जगह ये ऐसे भी पूछते हैं कि इनविटेशन देना है, सर्वेंट को भेजा, इनविटेशन कार्ड के लिए इतने सर्वेंट है, कितने तरीके से वो जा सकते हैं वगैरह वगैरह। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? समझ में आया आपको? राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ फंक्शंस। अगर कोई आपसे पूछे ना, ठीक है, मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। चलो मजेदार चीज करने को स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही मजा आएगा। मैपिंग्स इन फंक्शंस, ये आपको बतानी है। मैं फंक्शंस में इसका यूज कर रहा हूं थोड़ा सा। ऑलराइट, सो यू हैव टू सेट्स, set A and set B. Set A has how many elements? N elements. And set B has how many elements? R elements. So we are defining a function from A to B. F is a function defined from A to B, right? So my question to you is, function की जरूरत नहीं पड़ेगी डीजे बल्ला। My question to you is, what is the total number of functions? Total number of functions from A to B. ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम A to B. फॉर आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने 3 ऑप्शन दिए। जब n की वैल्यू r से बड़ी हो, जब n की वैल्यू r से छोटी हो, और जब n की वैल्यू r के बराबर हो। तो सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट है। चलिए ट्राई करें। ओके, वन फंक्शन क्या होता है? वन फंक्शन का मतलब ये होता है, जिसमें एवरी एलिमेंट इज मैप्ड विद ए डिफरेंट एलिमेंट. दिस इज कॉल्ड वन फंक्शन. दिस इज कॉल्ड मैनी वन. इसको बोलते हैं मैनी वन. मैनी ऑफ many elements of set A are mapped with single element. ज्यादा देर नहीं है क्लास यार, अभी आधा घंटा भी नहीं, 15-20 मिनट और चलेगी. राइट, 15-20 मिनट और चलेगी. पहले वाले का आंसर आएगा r⁻n. क्यों आएगा अभी बताने जा रहा हूं. फिर हम वन फंक्शन वाला भी करेंगे. इसके बाद एक टॉपिक और आपको बताना है थोड़ा सा, फिर 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे. असाइनमेंट में देख रहा था, मैं सोच रहा था एक आधा क्वेश्चन असाइनमेंट का भी करवा दूं, बट ठीक है वो कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आज असाइनमेंट मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है. ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है. एक्चुअली ये जेईई एडवांस के लिए असाइनमेंट बनता है, तो उसके वहीं से मैंने दे दिया आपको.
ऑल राइट, अंकित रॉय, थोड़ा सही चल रहा है आपका काम, बढ़िया है। राइट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो यस लिख दो, वरना मैं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज क्लियर टू एवरीवन? यस, और शुड आई एक्सप्लेन इट? ठीक है ना जी। अब वन वन फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखना यार, वन वन फंक्शन में क्या है कि पहले तो आपको फंक्शन का एक मेन मुद्दा समझ में आना चाहिए। फंक्शन का मेन मुद्दा समझ में आना चाहिए कि यहां पे एवरी एलिमेंट हैज टू बी मैप्ड। एवरी एलिमेंट हैज टू बी मैप्ड। हर एलिमेंट को किसी ना किसी के साथ मैपिंग करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली छोड़ दो। समझ गए मेरी बात? मतलब हर ऑब्जेक्ट विल गो इनटू सम बॉक्स। ये बॉक्स है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, दीज आर बॉक्सेस, राइट? तो अगर हर एलिमेंट को मैप होना है तो x1 ऑब्जेक्ट के पास r तरीके थे, x2 के पास भी r तरीके थे। आपको समझ में आ गया? r रेज़ टू द पावर n फंक्शंस आ गया। अब अगर मैं वन वन पे आऊंगा, ध्यान से देखिएगा, वन वन पे आऊंगा, पहला केस है जब n की वैल्यू r से ज्यादा है। मतलब मैं उसको सिंबलाइज करने के लिए आपको ऐसे छोटे बड़े ब्रैकेट्स दिखा रहा हूं। यहां पे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहां कम ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? शिवचरण, आज के टॉपिक का नाम है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स। ठीक है जी, बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, लाइक 2-3 लेक्चर के बाद आपका पिजनहोल प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ना जी? ऑल राइट, एनीवेज, तो यार जब आप इनकी मैपिंग कराने जाओगे तो ये पाओगे कि यार ये तो बड़े जल्दी खत्म हो जाएंगे यार। ये तो यहाँ पे एक्स आर होगा और ये खत्म हो गए। अब ये जो बाकी सारे बचे, उनको मैपिंग तो यार इन्हीं में जाके करनी पड़ेगी ना यार, इन्हीं के साथ। तो इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन विल बी 0। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन विल बी 0। देयर विल बी नो वन वन फंक्शन। समझ में आया? सेकंड का ए, सेकंड क्वेश्चन का ए था, ये बी है और ये सी है। ऑल राइट, डू यू अंडरस्टैंड? इसमें एक भी वन वन फंक्शन नहीं आएगा। अब इसका बी केस देखते हैं, जब n और r बराबर हो। यहां पे भी मैं n लिख रहा हूं क्योंकि n और r बराबर है। तो यार पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? फर्स्ट एलिमेंट कैन गो टू एनी वन ऑफ देम। तो x1 हैज n चॉइसेस। द चॉइस ऑफ x2 विल गो डाउन, क्योंकि जिसके साथ x1 चला गया वहां पे x2 नहीं जा सकता, क्योंकि वन वन फंक्शन बनाने। चॉइस ऑफ x3 विल बी n-2, और लास्ट वाले के पास एक ही चॉइस बचेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? n फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल वेज, n फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल वेज। डू यू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट? समझ में आया तो यस लिख दे प्लीज। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है? नहीं, ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। थर्ड में n इज लेस देन r।
यहाँ पे एलिमेंट्स कम है और यहाँ पे एलिमेंट्स ज्यादा है। ठीक है, तो यार कोई, yes, number of 1 1 function is n, number of 1 1 function will be n factorial, number of 1 1 function will be n factorial। तो number of many one function कितने होंगे उसमें? n raised to the power n minus n factorial। जो बाकी बच गए वो सारे 1 1 है, many one है। टोटल फंक्शन तो r raised to the power n होते हैं ना, समझे कि नहीं समझे? टोटल फंक्शन तो r raised to the power n होते हैं, तो जो बाकी बच गए वो सारे many one है। इज इट क्लियर? ठीक बात है ना यार? अब अगर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप बी में से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, और फिर उनके साथ मैपिंग करा दो। आया समझ में? पहले हम क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, 1 1 इज नॉट काउंटेड इन मैनी वन। 1 1 प्लस मैनी वन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। पहले आप n सेलेक्ट कर लो बेटा, कोई से भी। पहले आपने n सेलेक्ट कर लिए, मान लो ये n सेलेक्ट कर लिए, डू यू अंडरस्टैंड? yn तक आपने सेलेक्ट कर लिए। कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे? RCN, और उसके बाद उनकी मैपिंग करा दी n फैक्टोरियल से। डू यू अंडरस्टैंड? इसको अपन RPN भी लिखते हैं, लेकिन मेरे को RPN पसंद नहीं है ज्यादा लिखना, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिखूंगा। ठीक है जी। संभवी तिवारी, RCN लिखा बेटा सिर्फ आपने, इंटू n फैक्टोरियल भूल गए आप। ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये समझ में आया? ऑल राइट, ओके गुड। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, और ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग, जो आपको परेशान करेगा। आज आपको नींद नहीं आएगी, आपको बुरे सपने आएंगे, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects in r different boxes if empty boxes are not allowed. Sorry, if empty boxes, yes, empty boxes are not allowed. यहाँ तो empty boxes allowed थे यार, यहाँ तो आप कई की बॉक्स खाली भी छोड़ रहे थे, है ना? पर यहाँ पे empty boxes are not allowed. ठीक है, ऑल राइट। ऑब्वियसली मैं n ग्रेटर देन r वाला केस ले रहा हूं। मैं आपको सिखाता हूं पहले सिंपल सा, और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। नहीं वो नहीं है ना, अगर बॉक्सेस ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुए तब तो एम्प्टी रहेंगे ना यार, इसीलिए तो मैंने n ज्यादा कर दिया। समझ गए ना जी? अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुए तब तो एम्प्टी रहेंगे ना यार।
ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक आईआईटी का क्वेश्चन लेता हूं इसमें। ये आईआईटी में आया हुआ है पहले, पुराना कब आया हुआ है वो भी बता देता हूँ। चलो, ये आईआईटी में आया था, आईआईटी 95 या फिर 2002, इनमें से किसी एक साल आया था, मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया क्वेश्चन किए हुए। ठीक है ना जी। चलो, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर आपके पास ये 4 नंबर है और आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, राइट। इन 4 ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्सेस में डालना है। ये पहला क्वेश्चन ये है, डिवाइड 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स in 2 boxes such that no box remains empty. दूसरा क्वेश्चन है, डिवाइड 5 different objects in 3 boxes such that no box remains empty. पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी फील आ जाएगी, उसके बाद थोड़ा इसको जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। तृप्ति जैन, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मान लो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज पूछता तो आप क्या आंसर करती? अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्सेस में डालने के टोटल वेज पूछता तो क्या आप आंसर करती? 16, 16 आंसर आता? तो और कितना आता? 16 ही तो आता। इतनी देर से यही तो पढ़ा रहा हूँ, तो वो वाली बात होगी, पूरी रामायण हमने पढ़ा दी, फिर आपने कहा कि अच्छा 2 रेज टू द पावर। ओके, कोई बात नहीं। आप लेडी फातिमा में पढ़ते हो क्या? चलो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 4, 16। ऑल राइट, एक ही बात है नहीं। 16 आता तो आपका आंसर 61 कैसे आ सकता है ये बताओ? अगर 16 आंसर से तो ऊपर जा ही नहीं सकता ना यार, 16 से तो ऊपर नहीं जाएगा ना। अब सोचो, इसमें से वो केस माइनस कर दो जब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स B1 में आ जाए, कितने केस होंगे वो? एक वो केस माइनस होगा जब सारे B1 में आ जाएंगे,
और एक वो केस माइनस होगा जब सारे B2 में आ जाएंगे। आंसर आएगा इसका 14 वेज। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड 14 वाला आंसर? इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट, अब जरा थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, लेवल अप करते हैं और 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 बॉक्सेस में डालते हैं। डीजे बल्ला बहुत ही शानदार, मजा आ गया तुम्हारे आंसर को देख के। डीजे बल्ला का आंसर आया 3⁻⁻⁵ ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ओके, केस बना के कर सकते हो, क्यूबिंग अल्टीमेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इस बार संडे का टेस्ट एकदम एकदम प्री आरएमओ पैटर्न पे है, पैटर्न पे नहीं, प्री आरएमओ लेवल पे है। बड़ा मजा आएगा आपको करके, कट ऑफ उसकी कम जाने वाली है। डीजे बल्ला, तृप्ति जैन, शानदार। ये आंसर गलत है जी, गलत आंसर को देने का क्या फायदा। आप, आपका काम है इसमें गलती ढूंढो, क्या गलती है, ठीक है ना। एक मैं हिंट दे सकता हूं छोटा सा, ऐसे कर लो ना यार, ऐसे कर लो इसको, 1 1 3, फिर क्या करोगे, 1 2 2, ऐसे करके कर लो यार। नहीं कर सकते ऐसे? और क्या केस बनेगा, यही तो 2 केस बनेंगे, फिर इनको अरेंज कर देना। और क्या केस बनेंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है तो और क्या केस बनेंगे, यही तो केस बनेंगे। चलो मैं बना के देखता हूं। तो पहले वाले का आंसर आएगा मेरा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये भाई आ गया अपना 60 और ये आ गया अपना, ये आ गया 120/8, 15 6 90। आंसर आना चाहिए 150। ठीक है जी, आंसर आएगा 150। कोई बात नहीं, आप बताओ, अगर मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 बॉक्सेस में डालना है, एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है, तो मैं कैसे उनको, अगर मैं एम्प्टी बॉक्सेस की जगह कर देता ना एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन एवरी बॉक्स, जैसे आपने एटलीस्ट 2 बुक्स वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था ना, 8 को 2-2, 8 बुक्स को 3 लोगों में बांटा था, हर किसी को 2-2 बुक्स मिले। अगर मैं बोल देता कि 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों को बांटो कि हर बंदे को कम से कम 1 ऑब्जेक्ट मिले, तब तो आप फटाफट डायग्राम बना लेते ये वाला, तब तो आप फटाफट ये वाला डायग्राम बना लेते। मैं इसको थोड़ा साइड में ले जाता हूँ, ये ज्यादा परेशान कर रहा है। तो भाई ये 5 में से ये ठीक है ना, इसका जो तरीका है वो है ये वाला, और इसका जो तरीका है वो है ये वाला। अब बताओ आया समझ में, आई बात समझ में?
राइट? ओके, अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं. यस, ऑब्वियसली नो रिमेन्स एम्प्टी का मतलब हर कुछ एटलीस्ट वन किसी को मिले, ठीक है ना? अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. टोटल केसेस कितने आएंगे? 3⁵ आएंगे. लगा रहा हूं, ये लो मेथड 2, पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है? टोटल केसेस कितने आएंगे? 3⁻1, 3⁵5. उनमें से मैं, हमें जो रिक्वायर्ड केसेस हैं वो क्या चीजें देखेगा ध्यान से. टोटल में से वो सब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब एग्जैक्टली वन बॉक्स एम्प्टी हो, और टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब दो बॉक्सेस एम्प्टी हो. एग्जैक्टली दो बॉक्सेस एम्प्टी. सही बात है? ये समझ में आया? जो हमें रिक्वायर्ड केस चाहिए, टोटल में से हम वो घटा देते हैं जब एग्जैक्टली वन बॉक्स एम्प्टी हो. बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो टोटल केसेस कितने? 3⁵5, एग्जैक्टली वन एम्प्टी. राइट बेटा? थोड़ा दिमाग से सोचिएगा. एग्जैक्टली वन एम्प्टी का मतलब, एग्जैक्टली वन एम्प्टी का मतलब, पहले तो वो कौन सा एम्प्टी है वो सेलेक्ट कर लिया, विच वन, इनटू टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 2⁵5 माइनस 2. थोड़ा सोचना क्यों. उसके बाद हर ऑब्जेक्ट कैन गो टू बॉक्स 1 और बॉक्स 2, और दो केस आएंगे जब सारे के सारे बॉक्स 1 और बॉक्स 1, 2. समझ में आ गई बात? माइनस अगर सारे दो बॉक्स एम्प्टी है तो इसके तो तीन ही केस आएंगे कि ऑल गो टू B1 और B2. सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहां पे जाके बैठ जाएं. B1 में ये दोनों खाली, फिर B2 में बैठ जाएं जाके, ये दोनों खाली. आगे बात समझ में बेटा? B3 में जाके बैठ जाएं, ये दोनों खाली. तो बताओ कितना आंसर आएगा? सोचना जरा. 3⁵5 आई थिंक इज 243. ये होता है 32 माइनस 3 30. 243 माइनस 93. Do you understand? राइट? अब बेटा प्रॉब्लम पता क्या है, जब आप यार ये चीज जब आप जनरलाइज करते हो ना, तो फॉर्मूला एक भयंकर रूप ले लेता है. डीजे बल्ला ने हाथ खड़ा किया है, जरा अनम्यूट किया जाए उसे. बोलो भैया क्या बोलना चाह रहे हो? सर ये बीच का पोर्शन नहीं समझ पाया. क्या? सर एग्जैक्टली वन बॉक्स एम्प्टी आपने जो केस बनाया वो नहीं समझ पाया मैं. ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बताया. तो ये मेरे को लग रहा था कि समझ में नहीं आएगा, तो आपको एक बार के लिए समझाता हूं दोबारा से मैं. एग्जैक्टली वन बॉक्स एम्प्टी का मतलब है, सबसे पहले तो आपके पास यार तीन बॉक्सेस थे, है ना? सभी लोग देखिएगा, ये अच्छी बात इन्होंने पूछी.
ये 3 बॉक्सेस थे, क्योंकि बॉक्सेस डिफरेंट है। तो कौन से बॉक्स को आप एम्प्टी रखना चाहते हो? विच बॉक्स एम्प्टी, उसको आपने 3 तरीकों से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना जी, ये बात आ गई समझ में? अभी आएगा सुहानी 1 मिनट में समझ में। मान लीजिए आपने वो बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, इसको आप क्या छोड़ रहे हो? एम्प्टी छोड़ रहे हो, राइट? ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? ऑब्जेक्ट आपके पास है 5, राइट? ये वाली जो कैलकुलेशन है ना यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, इसको साइड में कर देते हैं जी। ये लीजिए, ऑब्जेक्ट है 5, बॉक्स बचे 2, थोड़ी नाइंसाफी है बट चलो कोई बात नहीं। तो पहले बॉक्स के पास सॉरी पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने वेज? 5। पहले ऑब्जेक्ट के पास 2 तरीके हैं कि नहीं है? दूसरे के पास भी 2 तरीके हैं कि नहीं है? तीसरे के पास भी 2 तरीके हैं कि नहीं है? चौथे के पास भी 2 तरीके हैं कि नहीं है? पांचवें के पास भी 2 तरीके हैं कि नहीं है? तो इस तरीके से 2⁵5 वेज आ जाएंगे। -2 क्यों किया? क्योंकि जब सारे B1 में जाएंगे या सारे B2 में जाएंगे, क्योंकि हमें इनमें से कोई कोई बॉक्स खाली नहीं चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों भरे भरे होने चाहिए। ये दोनों भरे भरे होने चाहिए, मतलब ये दोनों ग्रीन होने चाहिए जी, ये फिल होने चाहिए। समझ गए बात? आया समझ में सुहानी? जैसे हमने यहाँ पे 14 किया था बेटा, वही गेम तो है सारा। इज इट क्लियर? इजी? तो ये यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी रहेगा और यहाँ पे दोनों बॉक्स एम्प्टी रहेगा, राइट? क्या आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ n और r का नंबर बढ़ाया, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी जी? ये समझ पा रहे हो आप? जैसे आपने n और r का नंबर बढ़ाया, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, राइट? तो अब मैं यहाँ पे विदाउट प्रूफ एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, जिसका प्रूफ हम लोग करेंगे। एक लेक्चर का नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये मैं करवाऊंगा, साथ में थोड़ी बहुत आपको सेट थ्योरी भी कराऊंगा, उससे इसका प्रूफ आएगा। तो आज हो सकता है वो प्रूफ आज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज उसकी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको जो करवा रहा हूं वो है, यू हैव n objects, you have to put in r boxes, empty boxes, not allowed, and obviously n is greater than r, right? इसका तरीका होता है ये, r raised to the power n minus rc1 r minus 1 की पावर n प्लस rc2 r minus 2 की पावर n माइनस rc3 r minus 3 की पावर n। ऐसे आप चलते जाइए जब तक ये 0 ना बन जाए। यहाँ पे 0 बन जाएगा जब r minus r हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला which you have to remember, and I want to tell you that if you see the last solution, ये देखो यहाँ पे rc1 आया भी था, rc1 r minus 1 की पावर 5, ये देखो यहाँ पे आया था rc1 r minus 1 की पावर 5 था ना उसमें। बाइनोमियल जैसा है बट ये बाइनोमियल नहीं है, ये कुछ और चीज है। बाइनोमियल तो चलो बाइनोमियल जैसा तो है ही ऑब्वियसली, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला इन लास्ट 2 क्वेश्चंस, राइट? एग्जांपल 1 क्या था? एग्जांपल 1 में n4 था और r2 था, उसमें लगा के देखते हैं फॉर्मूला। सही बात है ना यार? तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 raised to the power 4 minus 2c1 1 की पावर 4, बस खत्म काम। इसके बाद 0 आ गया, उसके आगे नहीं जाना आपको। आ गया ना 14 बेटा? दूसरे क्वेश्चन में क्या था?
n की वैल्यू 5 थी, r की वैल्यू 3 थी। फॉर्मूला लगाया 3 की पावर 5 माइनस 3c1 2 की पावर 5 प्लस 3c2 1 की पावर 5। आगे नहीं जाना, आगे 0 आ गया। तो ये क्या बना 243 माइनस 3 इंटू 32 प्लस 3 246 माइनस 96 इज 150। नहीं, ऑल्टरनेट आएंगे, ऑल्टरनेट आएंगे। यहां पे भी आ रहे हैं यार, देखो ना, यहां माइनस के आगे माइनस लगेगा तो प्लस नहीं बनेगा क्या यार? ये ऑल्टरनेट ही चलेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि ये क्यों है, नहीं है प्लस, ये माइनस के आगे माइनस लग रहा है उस वजह से। चलो आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं, छोटी सी बात पूछता हूं, आप बताइएगा। ठीक है, आपने कभी ऐसे सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन करे जिसमें ऐसे 3 चीजों का यूनियन निकालना होता है? कभी पढ़े होंगे मैथ में या कहीं पे, या 11th के सेट्स चैप्टर में। नहीं पढ़े होंगे तो हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन कभी ऐसा किया आपने कि आपके पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, और आपसे पूछ ले कि व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी? ठीक है, नहीं करे ना? तो अगर आपने करे तो आपको याद होगा उसमें भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। पहले तीनों का सम आता है, फिर दो का डिफरेंस आता है, इंटरसेक्शंस का सब्ट्रैक्शन आता है, फिर ये आता है। ठीक है ना? तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्यों आ रहा है, अभी आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप चिल टाइप से ये फॉर्मूला याद रखने में टाइम लगाओ, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ऑलराइट जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हम अपना एक छोटा सा जो रिचुअल करते हैं वो करते हैं। एक क्वेश्चन आपको करने को देता हूं, तो आप ट्राई करिएगा। आप बताइएगा, फाइंड, आज वाले टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है वैसे ही, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ 4-lettered words which can be formed from letters of the word मिसिसिपी। ओके, तो ये ट्राई करिएगा आप। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन में करवाया था, वही कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट जी, चलिए आज के लिए इतना ही। रिपीटिशन सब होगा बेटा, ऑब्वियसली। ऐसा वर्ड भी बनेगा, ऐसा वर्ड भी बनेगा, ऐसा वर्ड भी बनेगा, यूज इन्हीं को करना है। ठीक है ना जी? ये सब वर्ड्स बनेंगे, यूज इन्हीं को करना है। ऑलराइट जी, सो दैट वाज टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। असाइनमेंट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा असाइनमेंट? आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है ना? टेलीग्राम पे मिल नहीं जाएगा, टेलीग्राम पे मिल चुका है। असाइनमेंट चला गया जी आपका, ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये वाली क्लास मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव लगी।
176 is not right. Answer will be a big number. देख के बता दो, इसको सर्च करो गूगल पे, आपको 1 मिनट में आंसर मिल जाएगा. कई लोगों ने तो देख के बता भी दिया, पर उसका फायदा नहीं है जी. बाय बाय.